डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं पांच की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर पार्टी का जो केंद्रीय मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उसमें भी कार्यक्रम हुए। जगह जगह बीजेपी के तमाम आयोजन आज किए गए इस कार्यक्रम को मनाने के लिए। सबसे अहम बात जो रही वो प्रधानमंत्री ने जो आज एक मंत्र दिया है। हर बार, हालांकि हर साल जब ये स्थापना दिवस होता है इस तरह का मंत्र प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन आज उसमें विजन 2024 क्या रहने वाला है पार्टी का, और खासकर इस वक्त जो विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसको लेकर भी जो राय है, जो साफ करनी जरूरी थी अब तक, वो प्रधानमंत्री ने कर दी। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है। और क्योंकि आज हनुमान जयंती भी है तो प्रधानमंत्री ने भगवान हनुमान का जिक्र करते हुए ये बात कही कि जब उनको राक्षसों का मुकाबला करना था हनुमान जी को, तब उन्होंने भी कठोर तरीके से अपना रुख अपनाया था। और इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, जिसको लेकर सारा समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है सरकार के खिलाफ, वो लड़ाई तो ऐसे ही जारी रहेगी। परिवारवाद का भी जिक्र किया, वंशवाद का भी जिक्र किया, और साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 2014 में सिर्फ एक सरकार ही नहीं बदली थी, बल्कि देश को आगे ले जाने के लिए जो दिशा थी वो भी बदली थी। और इसीलिए तमाम विकास की योजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया। तो ये जो बजरंग बाण नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष के खिलाफ चलाया है, उसी पर करेंगे चर्चा। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले जरा उन बयानों पर नजर डाल देते हैं जिनको आज प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से आगे का रास्ता अख्तियार करते हुए अपनाया था। आप जैसे पुरुषार्थी, त्याग और तपस्या से भरे हुए मां भारती के उज्जवल भविष्य के लिए जीने वाले, जूझने वाले आप सबके दर्शन करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। बजरंगबली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा। मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई। 370 तो 4 वर्ष पूर्व का मामला है, 2019 में हुआ। अतीत जीवी हो गए, अतीत से बाहर निकलिए। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी।
तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद यानी वंशवाद, इस पर तीखा प्रहार प्रधानमंत्री ने किया है और एक तरीके से भ्रष्टाचारियों की जो तुलना है उन्होंने उन राक्षसों से कर डाली जिनका मुकाबला हनुमान जी ने किया था, बजरंग बली ने किया था, और कई सारी बातें और भी कही। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त शलमणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ तहसीन पूनावाला स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ किशोर तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि नेता हैं उद्धव गुट की शिवसेना के। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी मौजूद हैं। पहले मैं शलमणि जी आप ही के पास आना चाहूंगी। ये जो प्रधानमंत्री ने एक तरीके से राक्षस कह दिया है आज सीधे सीधे कि हनुमान जी ने जिन राक्षसों का मुकाबला कठोर तरीके से किया था, उन्हीं से मुकाबला एक तरीके से सरकार कर रही है और वो कर रहे हैं। कौन राक्षस हैं ये लोग? नहीं रीमा जी, देखिए, आप इस बात को जानती हैं कि इस देश में एक पार्टी का उदय हुआ, ये कहते हुए कि नहीं हम ईमानदार पार्टी हैं, हम ईमानदारी की बात करेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ेंगे और तमाम सारी बातें कह के हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम कोई वीआईपी नहीं लेंगे, कोई सुविधा नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। और आज वो पार्टी जब कहती कि नहीं साहब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और उसके तमाम सारे लोग भ्रष्टाचार के चलते जेल में जाते हैं, और जिस तरह से पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा होता है इस बात के लिए, आखिर मोदी जी का गुनाह क्या है? मोदी जी का गुनाह विपक्ष की नजर में यही तो है कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मोदी जी का गुनाह विपक्ष की नजर में यही तो है कि वो भ्रष्टाचार पे एक बड़ा प्रहार कर रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्ता और ये तमाम सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि ये देश भ्रष्टाचार के भंवर से बाहर निकल कर आया है। आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जी के काम संभालने के बाद जिस स्तर पर कार्रवाइयां हुई हैं, और ये पहली बार इस देश में हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो अक्सर एक दूसरे पर भाषणों में हमला करती थी, सियासी हमले करती थी, लेकिन एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करती, केवल जनता को भ्रम में रखते थे कि ठीक है हम आपस में लड़ रहे हैं, विचारों का युद्ध कर रहे हैं, हम तुम्हें जेल भेजेंगे, तुम हमें जेल भेजोगे, आपस में बात होती रहती। पर जब कार्रवाई की बात आती थी तो सब एक हमाम में नंगे हो जाते थे। उस परंपरा को प्रधानमंत्री जी ने तोड़ा है और मुझे लगता है कि ये तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर विपक्ष के लोग, उनके लिए बहुत अलग तरह का अनुभव है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि जिस प्रकार प्रभु हनुमान कठोर होकर लड़े थे, उसी प्रकार कठोर हृदय के साथ वो काम कर रहा है और ये काम देश के हित में। भ्रष्टाचारियों का सफाया हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। कोई सोच सकता था क्या कि डिप्टी सीएम जेल जाएगा और भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए के मामले में जाएगा? वो लोग जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहते हैं, कांग्रेस को तो सभी जानते हैं भ्रष्टाचारी है। शिवसेना के बारे में क्या कहना, वो सभी जानते हैं परिवारवादी पार्टी है। ये हो क्या रहा है? ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है कि बाप के बाद बेटा राजा हो जाएगा, उसके बाद उसका बेटा राजा हो जाएगा? तो ये हमारे तिवारी जी जो बैठे हैं शिवसेना वाले कार्यकर्ता, ये कब राजा होंगे? लोकतंत्र का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा चाय बेचने वाले परिवार का बेटा निकले और देश का प्रधानमंत्री बने, योगी जी जैसा साधारण परिवार का बेटा निकले और मुख्यमंत्री बने। ये थोड़े होगा कि भाई उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे, फिर हमारे तिवारी जी का क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए। तिवारी जी की कितनी चिंता आपको है? तिवारी जी की बहुत चिंता है आपको शलमणि जी। मैं जरा इस चिंता को दूर उन्हीं से करवा लेती हूँ। तिवारी जी, किशोर जी, कुछ आपके लिए है क्या संभावना? जो बात शलमणि जी ने कही कि आने वाले वर्षों में कभी ऐसा हो सकता है कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कैंडिडेट? नहीं, सत्ता संपत्ति ये सब चीज का मैं मोह नहीं करता। एक प्रामाणिक कार्यकर्ता हूं और किसानों और आदिवासियों में काम करता हूं। तो चलो, मेरी चिंता हमारे त्रिपाठी जी को है तो अच्छी बात है। हाँ, वो मैसेज चला गया है ना। लेकिन एक बात मैं आज बताता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को विपक्षी एकता पर बोलना पड़ा। उन्होंने जो विपक्ष के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं सरकार पर, उसकी उनको दखल लेनी पड़ी। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है माहौल कार्यकर्ता किशोर जी आती हूँ आपकी बात पर आऊंगी, लेकिन पहले जरा इस मुद्दे को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आपने कह दिया आपको तो कोई मोह नहीं है, आप राजनीति में किसी और विचारों के तहत आए हैं, पब्लिक सेवा के लिए आप आए, समाज सेवा के लिए आए हैं। तो क्या ये माना जाए कि उद्धव ठाकरे के बाद अगर कोई कैंडिडेट बनेंगे तो आदित्य ठाकरे ही होंगे, और फिर उसके बाद अगर परिवार और आगे बढ़ता है या कुछ और ऐसा होता है तो फिर वो सोचा जाए? पहले इस बात को यहाँ पर जरा फुल स्टॉप लगाते हैं। नहीं, देखो, बाला साहेब ठाकरे रहते हुए भी नारायण राणे, मनोहर जोशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। उद्धव जी ने भी एकनाथ शिंदे को ही प्रपोज किया था। लेकिन कुछ ऐसे
जो हमारे जिसके साथ हमने गठबंधन किया था उन्होंने कंडीशन डाली थी, इसलिए वो बने थे। सत्ता का मोह तो मातोश्री में किसको नहीं था। और उद्धव जी के बाद शिवसेना की कमान तो आदित्य जी संभालेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सत्ता में शिवसेना के तरफ से कौन आएगा कौन जाएगा ये तो समय ही करेगा। लेकिन अगला सीएम तो उद्धव जी रहेंगे। और अगर कांग्रेस के साथ हमारा वो सावरकर वाला विवाद और नहीं चला तो महाराष्ट्र में पूरी सफाई हो जाएगी बीजेपी की। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूं कि हम शिवसेना बोलकर जो है तो वो एक पेंडुलम है, हम जिधर जाते उधर सत्ता आती है। तो मोदी जी को चिंता लगने लगी, ये बात सोच के मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं किशोर जी ये सावरकर मुद्दा अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है क्या? मैंने तो सुना था कि राहुल गांधी को इतिहास आप लोगों ने समझा दिया है और बता भी दिया है, वीर सावरकर के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है, तो अब सॉर्ट आउट हो गया है। तो अभी भी कुछ चल रहा है क्या बीच में वीर सावरकर को लेकर? मतलब अभी इतिहास नहीं समझ पाए हैं क्या राहुल गांधी? नहीं, देखो जब डिफरेंट विचारधाराओं के पक्ष एक जगह आते हैं हाँ। तो जो बड़ी पार्टी होती है या सभी पार्टियों ने दूसरी पार्टियों की विचारधारा उनको उनका स्पेस देना चाहिए। जैसे उनका जनाधार जहां है वहां देना चाहिए। तो कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में आकर देश के सामने जो अभी प्रजातंत्र को बचाने का संकट है उस पर कायम रहना चाहिए। अगर वो फिर इस पे आते हैं तो फिर हम हमारा रास्ता तो चुन लेंगे। हमने पहले ही बोला कि सावरकर हमारे दैवत है और उनका गौरव कायम रहे, यही हमारी इच्छा है। ठीक है तहसीन पूनावाला जी, दो चीजें तो साफ हो गई। देखिए शिवसेना उद्धव गुट का तो स्टैंड साफ है कि उद्धव ठाकरे, उसके बाद गद्दी पर बैठेंगे आदित्य ठाकरे। मुख्यमंत्री के लिए भी नाम उन्होंने बता ही दिया किशोर जी ने। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन तो कांग्रेस पार्टी में भी नहीं है ना। राहुल गांधी भले ही खड़गे जी आपके अध्यक्ष मतलब पार्टी के अध्यक्ष बन गए हो, लेकिन कैंडिडेट जो पीएम के हैं वो राहुल गांधी हैं। तो हर मंच से हर नेता बोल ही रहा है, तो बात कहां पर खत्म होती है? वंशवाद तो वहीं का वहीं रहा। अव्वल तो आपकी शो में शिरकत कर रहा है इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। शुरुआत में सभी दर्शकों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और त्रिपाठी जी को विशेष तौर से बीजेपी स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बीजेपी इसी तरह देश की सेवा करे और संविधान को बचा कर रखे। नहीं, आपका सवाल है, धन्यवाद, थैंक यू। आपका सवाल है, मैं आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुन रहा था तो थोड़ी सी मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि मैं अपने मित्र अनुराग ठाकुर जी के बारे में सोच रहा था। धूमल साहब के बेटे ना, परिवारवाद नहीं है भाजपा में। मैं दुष्यंत राजे के बारे में भी सोच रहा था, वसुंधरा जी के बेटे, परिवारवाद नहीं है भाजपा में। मैं गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी पंकजा मुंडे, प्रमोद महाजन की बेटी के बारे में भी सोच रहा था। सभी जितने भी वंशवाद है भाजपा में, इनका वंशवाद चमत्कार, कोई और का वंशवाद गुनेगार, ये तो नहीं चलेगा ना। हिपोक्रेसी की मोदी जी कहते कोई हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है, तो उसको सीमा को वो बनाए रखना चाहिए। आपको एक चीज बता दूं जानकारी के लिए रीमा जी, परिवारवाद आरएसएस में भी है। मोहन भागवत जी के पिताजी जो अब दुनिया में नहीं रहे, उनके पिताजी भी प्रचारक थे आरएसएस के, जिनकी किताब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज की। परिवारवाद आरएसएस में भी है, तो कम से कम भाजपा और आरएसएस परिवार के बाद के बारे में ना सिखाए, ये अच्छी बात होगी। दूसरी बात, अगर जस्टिस करना चाहते मोदी जी तो मैं एक चीज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आरएसएस का अगला मुखिया एक दलित समाज या एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को बना दे। क्यों नहीं बनाते? तो परिवारवाद के बारे में मोदी जी ना बोले और सोशल जस्टिस के बारे में ना बोले। जो आपका सवाल था राहुल जी को लेकर, मैं उस पर अपनी बात समाप्त करूंगा। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य पिछले 30 वर्षों में देश का प्रधानमंत्री नहीं बना है। राजीव जी के बाद 1989 के बाद नहीं बना है। ये वो परिवार है जिसने देश के लिए बलिदान दिया है, आजाद मुल्क में शहीद हुए हैं। इनको पद से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए हम उनके समर्थक हैं। दो चीजें मैं याद दिलाना चाह रही थी। एक तो इतिहास थोड़ा सा तहसीन जी हम आई थिंक कि भूले नहीं कि क्यों गांधी परिवार से राजीव गांधी के बाद कोई नहीं बन पाया प्रधानमंत्री। उसको लेकर तो सब कुछ सबको पता है कि क्या हुआ था राष्ट्रपति भवन में और क्या सीख दी गई थी और उसके बाद किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सामने आया था, वो सब सबको पता है। वो इतिहास भी है और वो हकीकत भी है। दूसरी चीज, क्या सोनिया जी ने सैक्रिफाइस किया या नहीं किया? 5 मिनट के लिए जो एक आदमी पंचायत की कुर्सी नहीं छोड़ सकता, आप जो भी पॉलिटिकल रीजंस बनो, मैं मानता हूं पॉलिटिकल रीजंस हो गए, बट किया ना उन्होंने बलिदान। उनके पति ने देश के लिए शहादत दी या नहीं दी? उनकी सास ने देश के लिए शहादत दी या नहीं दी?
बन सकते थे या नहीं बन सकते थे राहुल गांधी जी 2010-2011 में प्रधानमंत्री? नहीं बने ना। जब तब नहीं बने तो क्यों आरोप लगाती है भाजपा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, कांग्रेस के टॉलेस्ट लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पद के पीछे नहीं भागते, ये परिवार नहीं भागता। ओके, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने कहा बीजेपी पर, वैसे तो मैं शलम मणि जी के पास जाऊंगी, लेकिन जहां तक बीजेपी को मैं जानती हूं और जितने हम अपने डिबेट में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि पार्टी में किसी नेता का बेटा बेटी या खानदान से कोई किसी पद पर नहीं रह सकता। लेकिन बात यहां पर यह हो रही है कि वही अध्यक्ष बने, वही प्रधानमंत्री बने और वही मुख्यमंत्री बने। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि एक ही परिवार से चलते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। मेरे ख्याल से शलम मणि जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी है, गांधी परिवार का कोई है ही नहीं, सेम चीज है। ओके, ये तो अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ खड़गे जी को। और 5 साल होगा उनका। ओके, शलम मणि दलित व्यक्ति है, इसलिए भाजपा उन पर अटैक करती है। एक दलित नेता है, गरीब दलित नेता है, इसलिए भाजपा अटैक करती है। आरएसएस में कभी दलित को मौका नहीं मिला है। शलम मणि जी जवाब देंगे इस पर। भाजपा तहसीन भाई बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ इन्होंने क्या किया, इनकी पार्टी ने क्या किया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसका सिर्फ एकमात्र कारण था कि वो दलित थे। बहन मायावती जी के साथ भी इन लोगों ने क्या किया, ये सबको पता है। जहां तक बात है कि वंशवाद की, हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि तमाम तरह की तस्वीरें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर भी और अखबारों में छपती रही कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री भी थे, तब भी जब सोनिया जी आती थी मीटिंग करने, मुझे कहना नहीं चाहिए, काफी बुजुर्ग लीडर है, तो किस तरह से मनमोहन सिंह की कुर्सी से उनको हटा दिया जाता था कि आप कुर्सी छोड़ के उस पर जाइए क्योंकि सोनिया गांधी जी बैठी हैं। तहसीन भाई, देश इतना समझदार है, वो समझता है कि सत्ता का रिमोट किसके पास था, और कोई प्रधानमंत्री नहीं बना तो वो मजबूरी के चलते नहीं बना, क्योंकि उनको पता था कि कानूनी अड़चन क्या आ रही है और नैतिकता की अड़चन क्या आ रही है। दूसरा प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाया कि आपको देश की जनता ने मौका नहीं दिया। आपके जो सबसे युवराज थे, जिनको मीडिया का एक सेक्शन युवराज कह के प्रचारित करता था, वो अमेठी से बुरी तरह चुनाव हारे, तो आप उनको कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? उनकी स्वीकार्यता ही नहीं थी। बाकी नरसिम्हा राव जी के साथ आपने क्या किया, ये देश ने देखा कि उनका जब अंतिम पार्थिव शरीर गया तो किस तरह से कांग्रेस मुख्यालय में नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर को भी अपमानित किया गया। तो ये देखिए, लोग समझते हैं, टेक्निकली आप भले बता दीजिए पद नहीं, ये नहीं, लेकिन लोग जानते हैं कि देश की जनता ने आपको न तो पद दिया न सत्ता दी। और दूसरी बात कि रिमोट कंट्रोल आज भी किसके हाथ में है, ये सबको पता है। तहसीन पूनावाला को आगे बढ़ाइए, हम तो कह रहे हैं कि युवा है, अच्छे, इनको आगे बढ़ाइए। और राहुल गांधी से ज्यादा काबिल है, मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी से ज्यादा अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, राहुल गांधी से ज्यादा अच्छे तरीके से डिबेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे किशोर तिवारी जी के साथ भी अन्याय होगा, क्योंकि बेचारे सज्जन आदमी हैं और ये परिवार से नहीं आते। अब आदित्य ठाकरे और किशोर तिवारी जी में कोई तुलना है? आप जरा मुझे बता दीजिए। आप आग लगाना चाह रहे हैं शलम मणि जी, मैं समझ रही हूँ। हमारे पैनलिस्ट के बीच में आज आप क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है। नहीं, किशोर भाई मुस्कुरा रहे भी मुस्कुराते हैं, किशोर जी इतना अच्छा मुस्कुराते हैं, इतनी अच्छी बात रखते हैं। अब आदित्य ठाकरे, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी का मैं सम्मान करता हूँ, पर किशोर तिवारी जी और आदित्य ठाकरे में मैं तुलना नहीं मानता। मैं किशोर तिवारी का क्यों? क्योंकि किशोर तिवारी जी का बैकग्राउंड कोई नहीं जानता, इनके पिताजी का नाम, इनके बाबा का नाम, ये सेल्फ मेड है। तहसीन पूनावाला सेल्फ मेड है, लड़ते भिड़ते आए, अपनी बात रखते हैं। पर क्या राहुल गांधी को क्यों मौका दिया जाए? कल को अभी रावत वाड्रा साहब अभी आ जाएंगे, अभी कल को प्रियंका वाड्रा जी प्रियंका वाड्रा जी इतने चुनाव उत्तर प्रदेश घूमी, अनंत जी हम लोग के सीनियर रहे, आपको बताएंगे, हर चुनाव में होता था प्रियंका वाड्रा आ रही है, करिश्मा कर देंगी, और ऐसा करिश्मा हुआ कि राहुल गांधी जी चुनाव हार गए। तो ठीक है, मैं नहीं कह रहा, इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन स्वीकार करना चाहिए, और आपका मन शायद स्वीकार करता भी होगा कि कांग्रेस शायद परिवारवाद के रास्ते पर नहीं चली होती तो आप शायद बेहतर स्थिति में होते। आपके पास भी बहुत से अच्छे चेहरे हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन परिवारवाद, वंशवाद में आपने जिस तरह से सत्ता ट्रांसफर की, जिस तरह से रिमोट कंट्रोल ट्रांसफर किया, उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई। ओके, अनंत विजय जी, मैं आपके पास जरा आना चाहूंगी, क्योंकि जो बात यहाँ शलम मणि कह रहे हैं, उन्होंने किशोर तिवारी जी का नाम लिया या तहसीन पूनावाला का नाम लिया, और प्रधानमंत्री ने जो आज बादशाही मानसिकता की बात कही, क्या वही बादशाही मानसिकता की वजह से किशोर तिवारी जी हो, तहसीन पूनावाला हो, या तमाम ऐसे और कार्यकर्ता और नेता हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, चैनल पर बैठकर पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन जब उस पोस्ट पर बैठने की बारी आती है तो उनका नाम बहुत पीछे होता है? उसी का जिक्र कर रहे थे क्या पीएम आज? हाँ, बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा रीमा जी। और किशोर तिवारी जी ने बहुत साफगोई से ये कहा कि आदित्य ठाकरे ही अगले मुख्यमंत्री होंगे या शिवसेना उद्धव के अगले वारिस होंगे, ये वंशवाद है। क्या धूमल साहब ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अनुराग ठाकुर ही अगला मुख्यमंत्री होगा? क्या वसुंधरा राजे ये दावे के साथ कह सकती हैं कि दुष्यंत, जिनके नाम अभी तहसीन साहब को याद आ रहे थे, कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि वही मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के?
ऐसा नहीं है। और जिस प्रकार से आरएसएस के वो कह रहे थे कि आरएसएस के लोग जो हैं वो किसी दलित को अपना सरसंघ चालक क्यों नहीं बना देते, उसकी एक प्रक्रिया है तहसीन भाई। वो जो संघ चालक होते हैं, सरसंघ चालक, वो अपना एक लिफाफा बंद करके छोड़ देते हैं। वहां कोई चयन प्रक्रिया नहीं होती, वहां कोई दलित और ये नहीं देखा जाता। वो ये देखा जाता है कि संघ कार्य में, संघ की पद्धति में कौन व्यक्ति सबसे उपयुक्त होगा, जो संघ को आगे लेकर जा सकता है, समाज को जोड़कर आगे जा सकता है। तो ये हुई वंशवाद की बात। और इसके लिए किशोर जी को किशोर जी का मैं फैन भी हूं। किशोर जी दो बातें उन्होंने बड़ी अच्छी बोली, 2 या 3 बातें उन्होंने। एक तो उन्होंने आदित्य ठाकरे वाली बात बोली, दूसरी बात उन्होंने बोली कि उनकी पार्टी पेंडुलम है, जिधर पेंडुलम की तरह इधर उधर रहती है। तो उसका भी मतलब आप समझते हैं कि पेंडुलम का मतलब क्या होता है। तो वो उनकी साफगोई को मैं इसलिए बहुत पसंद करता हूं। और तीसरी बात उन्होंने बहुत मार्के की कही कि अगर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में, उद्धव वाली शिवसेना में समझौता हो जाता है तो साफ हो जाएंगे। उन्होंने अगर भी लगाया और सावरकर वाले मुद्दे को छुआ भी, और ये स्पष्ट संकेत भी दे दिया कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मगर वही होता है जहां सब कुछ ठीक नहीं होता है। तो किशोर जी ने आज आपकी 5 की पंचायत में बहुत स्पष्टता से और साफगोई के साथ ये बात कह दी। अब रही प्रधानमंत्री की बात। प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत कायदे से विपक्ष की जो कमजोर नसें हैं उसको दबाई, और मेरे हिसाब से 4-5 जगह पे उन्होंने प्रहार किया। भ्रष्टाचार, वंशवाद, और ओबीसी का मुद्दा उन्होंने छेड़ा है। हाँ, उन्होंने कहा कि जात पात से हमारी पार्टी उन सब चीजों में बिलीव नहीं करती। और अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए उन्होंने हनुमान जी का उदाहरण दिया कि आप सब लोग हनुमान जी की तरह हैं। आज हनुमान जयंती भी है। ऐसे अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए उनका उदाहरण दिया कि उनकी शक्ति को पहचानना होगा। मतलब कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि आप में शक्ति है, आप उसको पहचानिए और उसको आगे बढ़िए। ठीक है। ओबीसी 3 मुद्दे होंगे 2024 के। और प्रधानमंत्री ने पूरी तौर पर आज 2024 के लोकसभा चुनाव का खाका और जो बीजेपी का रास्ता है उसको स्पष्ट कर दिया अपने कार्यकर्ताओं के सामने कि ओबीसी, भ्रष्टाचार और वंशवाद, इसको 3 को लेकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना है। ठीक है। अब इस पर देखना पड़ेगा कि विरोधी दल किस प्रकार से इसका काउंटर करते हैं। ये काउंटर नहीं हो सकता कि आपके पार्टी में भी है, आपके पार्टी में भी है। और सलभ जी, आप कह रहे थे कि किशोर जी आप ही के परिवार के सदस्य हैं, संघ के प्रचारक। बहुत पुराना नाता था, लेकिन अब नहीं है। एक बार प्रचारक हो जाता है रीमा जी, वो प्रचारक ही रहता है जीवन भर। किशोर जी की मुस्कुराहट से हम लोग को पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहती हैं, ऐसा नहीं। वो एक गाना है, आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। गम तो आप ही बता सकते हो तहसीन भाई, गम तो आप ही ने दे रखा है। सावरकर का ऐसा गम दे रखा है महाराष्ट्र में उनको कि वो बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे। मतलब नहीं उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। इसीलिए तो नेशनल टीवी पे कह दिया पेंडुलम हो गए। नहीं, किशोर तिवारी जी पर आ रही हूं मैं, लेकिन तहसीन जी, ये जो प्रधानमंत्री ने जिक्र जो किया, ये जिक्र तो कल गुलाम नबी आजाद ने भी किया था कि आप कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, मोदी को जब तक गाली ना दी जाए तब तक वो खुश नहीं होता, और जो उनको बताता है हकीकत उसके खिलाफ हो जाता है आला कमान। मोदी जी ने भी आज यही बात कही कि अब इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है विपक्ष में, कोर्ट से भी फटकार लग रही है, तो इसलिए कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। तो ये सब तो बैकफायर हो रहा है ना, तो सीख कौन देगा विपक्ष को आखिर? नहीं, ये आजाद साहब और मोदी जी के जो सुर मिल रहे हैं ये पुराने सुर है। आजाद साहब, मैंने कल ट्वीट भी किया था, वो अगर फुटबॉल टीम है तो ऐसे गोलकीपर थे जो हमेशा गोल पोस्ट से एब्सेंट थे, और मोदी जी गोल पे गोल मार रहे थे, उनको बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला था। तो आजाद जी की बात को हम यहाँ डिस्कस ना करें, मोदी जी की बात को मैं बोलना चाहता हूँ। और आनंद जी पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उस पर एक टिप्पणी भी करूँगा। देखिए, सवाल ये है कि राजनीति में मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि स्तर गिर चुका है। अगर मोदी जी को गाली मिलती है, जो गलत है, मैं नहीं मानता हूँ कि व्यक्तिगत होना चाहिए किसी के साथ, खास करके प्रधानमंत्री के साथ, बट ये भी है कि मोदी जी ने खुद स्वयं जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो
एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, चाहे दीदी हो, चाहे जर्सी का हो, चाहे इटालियन बछड़ा हो राहुल जी के लिए, चाहे कांग्रेस की विधवा हो सोनिया जी के लिए, ये उनको शोभा नहीं देता। तो मुझे लगता है कि स्तर गिर चुका है देश में और कलेक्टिवली ये स्तर हमें बढ़ाना चाहिए, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री जी हो या विपक्ष के नेता हो। इसमें देयर इज नो टू वेज। लेकिन जो मूल बात है कि ये जो है कि हमारा परिवारवाद नहीं, तो अनुराग ठाकुर जी भाई एमपी कैसे बने? क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। पूनम महाजन जी कैसे आए उस सीट से जहां से उनके पिताजी थे? क्योंकि उनके पिताजी एमपी थे। जय शाह जी कैसे बीसीसीआई में बैठे? कौन से वो ऑलराउंडर है? वो इसलिए बीसीसीआई में बैठे क्योंकि अमित शाह जी उनके पिताजी, और अमित शाह जी उनके पहले बीसीसीआई में थे, इसके लिए वो बैठे। वो भी परिवारवाद है, और परिवारवाद को कॉल आउट करना है। भाजपा का परिवारवाद अच्छा नहीं, ये क्या लॉजिक हुआ? हम भाजपा के अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो हमारा परिवारवाद नहीं? भैया आप एमपी कैसे बन रहे हो, एमएलए कैसे बन रहे हो, मिनिस्टर कैसे बन रहे हो, बीसीसीआई में कैसे आ रहे हो? ये पहली बात। दूसरी बात, ये कौन सा लॉजिक हो गया? मैं अनंत जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत आदर करता हूं उनका, लेकिन ये लॉजिक क्या हो गया कि जो योग्य व्यक्ति है वही आरएसएस का मुखिया बनेगा? क्यों कोई दलित व्यक्ति योग्य नहीं है, ओबीसी व्यक्ति नहीं है? क्या किस आज इस रूल बताया किस तरह से मैं मानता हूं का चुनाव होता है, बिल्कुल, और मैं मानता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक रूल है इतने सालों बाद वहां पर कैसे अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, ऐसे हर पार्टी, हर संस्थान, हर संगठन का रूल है। बिल्कुल, वो अपने हिसाब से चलेंगे ना, बिल्कुल चलेंगे। लेकिन ये ऐसा कैसा रूल है कि एक दलित व्यक्ति योग्य नहीं है, एक ओबीसी व्यक्ति योग्य नहीं? यही तो मेरा सवाल है। मुझे बताओ, भाजपा में आज तक एक महिला क्यों नहीं बनी भाजपा की अध्यक्ष? क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये संगठनों में महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए जगह नहीं है। हाँ, टोकनिज्म के लिए आप कोई पद दे दोगे, लेकिन देयर इज नो रूम एट द टॉप। यही तो दिक्कत है। मतलब वित्त मंत्री टोकनिज्म के लिए बनी हुई है, आपका ये कहना है? भाजपा के मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। अगर यहां पर महिलाओं को एक अलग तरीके से स्थान दे रहे हैं, वैसे तो शलमणि जी, मेरे ख्याल से जो संविधान की ही बात हो रही है ना बीजेपी के, क्योंकि स्थापना दिवस है, उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं सिंह जी, मैं उसी पर आना चाहूंगी। मैं संगठन की बात कर रहा हूं। त्रिपाठी जी एक सेकंड, मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं सरकार की नहीं संगठन की बात कर रहा हूं, सिर्फ क्लैरिफिकेशन। तहसीन भाई, आप पढ़ने पलटेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाजपा आरएसएस के बैकग्राउंड से आए हुए दलित समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया, बहुत सफल अध्यक्ष रहे। आप पलटिए तो पढ़ने, आप थोड़ा जानकारी करेंगे तो आपको भाजपा के बारे में ये तमाम सारी चीजें जानकारी होगी। दरअसल क्या है कि आप राहुल गांधी जी को पूरे टाइम डिफेंड करते रहे, उन्हीं के आसपास घूमते रहते हैं। दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और आप कहते हैं कि महिलाओं को, अरे द्रौपदी मुर्मू जी कौन से समाज से आती हैं, मुझे आप बताइए। और द्रौपदी मुर्मू जी को जब प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आपकी पार्टी के, आपने नहीं पर आपकी पार्टी के किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, क्या मुझे बताने की आवश्यकता है? इस देश में एक वंचित समाज से आने वाली, दलित समाज से, आदिवासी समाज से आने वाली एक बहन को इस देश का राष्ट्रपति बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आपको तो कम से कम इस बात की तारीफ करनी चाहिए। आप निर्मला सीतारमण जी, आपको पता है पार्टी में किस दायित्व पर थी? पार्टी में तमाम सारे महत्वपूर्ण दायित्वों पर रही है, प्रवक्ता भी रही है, और आज वो रक्षा मंत्री के बाद वो वित्त मंत्री के तौर पे काम संभाल रही है। स्मृति ईरानी जी, जिनसे आप सबकी खास नफरत रहती है क्योंकि वो आपके युवराज को चुनाव हरा के आ गई है। स्मृति ईरानी जी का संघर्ष आपने देखा है, और भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या ओहदा है आपने देखा है। तो द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण जी, स्मृति ईरानी, ये तमाम सारे नाम आप गिनना शुरू करेंगे तो ये इनकी जो 5 की पंचायत है, रीमा जी की इतना लोकप्रिय शो है, इसका समय खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ठीक है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन कम से कम भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। और क्यों प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि जो आदिवासी समाज है वो हमारे साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि आज आदिवासी समाज देख रहा है कि एक उनके बीच की निकली हुई एक बेटी जो इतना संघर्षों में पली बड़ी, आज देश की राष्ट्रपति है। आज ओबीसी समाज ये देख रहा है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है। ओबीसी बोर्ड से लेकर तमाम सारे जो मंत्रालय देने का काम हुआ, भूपेंद्र यादव जैसे लोग, तमाम सारे लोग जो आज देश की सेवा कर रहे हैं, क्या हमें नाम गिराना पड़ेगा? आज ओबीसी समाज इस बात को देख नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात रीमा जी, मैं पूछता हूं कि इस देश में क्या टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फिल्म नहीं बनी थी? और क्यों बनी थी? कि कागजों पर टॉयलेट बनते थे, और जब प्रधानमंत्री जी ने काम संभाला तो अक्षय कुमार की फिल्म आपने जरूर देखी होगी कि पूरी दुनिया में लोगों ने देख के उस फिल्म को मजाक उड़ाया कि कागजों पर टॉयलेट बनते। कहीं भारत में आज भी महिलाओं को जाना पड़ता है रेल पटरियों के किनारे। हम लोगों ने, गांव के हम लोग रहने वाले हैं, हमने वो व्यथा देखी है। प्रधानमंत्री जी ने युद्ध स्तर पर उठा के अभियान चलाया महिलाओं के सम्मान के लिए, दलितों के सम्मान के लिए, ओबीसी समाज के सम्मान के लिए। आज क्या मकान नहीं मिल रहे हैं? आज उज्ज्वला कनेक्शन, क्या किसी ने कभी सोचा इस देश में वो लोग सोच सकते हैं क्या जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, कि माताओं बहनों की आंखें खराब हो जाती थी बच्चों के लिए रोटी सेकते सेकते चूल्हे के भीतर उज्ज्वला की स्कीम लेकर आए। अब आप उस स्कीम को लेकर समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन आप जब समीक्षा करते हैं हमारी किसी योजना का,
जी जी, आप जब समीक्षा करते हैं हमारी किसी योजना का, तो आप हमारी योजना को इंडोर्स भी कर रहे होते हैं। जब आप ये कहते हैं उज्ज्वला में ये हुआ वो हुआ, तो उज्ज्वला योजना को आप स्वीकार कर रहे होते हैं। ये तमाम सारी जो योजनाएं आई, चाहे शौचालय की रही हो, चाहे 5 लाख रुपए का बीमा, आप जरा कल्पना करिए तहसीन भाई, आप गांव के रहने वाले नहीं है, किसी परिवार में कोई गरीब व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो सबसे पहले माँ के जेवर गिरवी रखे जाते थे, फिर बीवी का जेवर गिरवी रखते थे और बाप की प्रॉपर्टी बेचते थे। आज 5 लाख का बीमा बड़े से बड़े अस्पताल में जाता है, प्राइवेट अस्पताल में जाता है और कहता है हमारे पास आयुष्मान कार्ड है और 5 लाख का बीमा करा के आता है। वरना बड़ी बड़ी कंपनियों में, अमोल आनंद जी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है, 5 लाख का बीमा हमारा भी नहीं था। एक सेकंड किशोर जी, तहसीन जी, एक ही मिनट। त्रिपाठी जी, मैं आपके सारे इन सारी योजनाओं को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वही बने और वही राजस्थान जहां राइट टू हेल्थ केयर दिया, जिसके खिलाफ बीजेपी सड़क पर आई, राइट टू हेल्थ केयर, आप किसी भी अस्पताल में आपको फ्री इलाज मिलेगा, उसी योजना दूसरे राज्यों ने भी किया है। आपका कर्तव्य है, ये कोई स्पेशल नहीं है। ये राइट टू हेल्थ पर तो मुझे लगता है एक दिन में पूरा 1 घंटे का शो करने वाली, और आप उसमें मुझे शिरकत करने का मौका देना, और बीजेपी को मैं एक्सपोज करूंगा, इतने डॉक्टर और बीजेपी को एक्सपोज करूंगा इस पे। एक गरीब आदमी को निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसके खिलाफ है बीजेपी। राइट टू हेल्थ पर तो भगवान बीजेपी के सभी नेताओं को लंबी उम्र दे, लेकिन जब ये बीमार होते हैं अच्छे से अच्छे निजी अस्पताल में जाते हैं, लेकिन गरीबों को नहीं जाने देते। ये हिपोक्रेसी है। वो लगातार कह रहे हैं हम पर भी, हमसे भी जरा बात कर लो। सारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसके पीछे बीजेपी का हाथ था। मैं दोबारा से कहता हूं, आज शुभ दिन है, मैं बीजेपी के सभी नेताओं को लंबी आयु मिले, लेकिन जब ये बीमार होते हैं निजी अस्पताल में जाते हैं, गरीबों को निजी अस्पताल में जाने से ये लोग प्रोटेस्ट करवाते हैं। ये राइट टू हेल्थ थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उस पर करेंगे बात। लेकिन किशोर तिवारी जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। आप पहली बात तो कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सवाल लेकर आती हूँ। किशोर तिवारी। नहीं, मैं पहली बार ही, देखो त्रिपाठी जी, आपको ये बात सीरियसली लेना पड़ेगा कि और आपने जो जो योजनाएं गिनाई हैं, उन सब योजनाओं की विफलताएं भी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के सामने आ रही है। देखो, आवास योजना का इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं हुआ, ये ओपन डिफेक्शन जो राज्यों ने डिक्लेयर किया, वहां आज क्या पोजीशन है, मुद्रा का क्या हुआ, जनधन योजना का क्या हुआ, जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट, मुझे पूरा बोलने दो। जी। आज पहली बार महंगाई का क्या है, बेरोजगारी का क्या है, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे ये चिंता दिखी कि आप चेहरा पढ़ लेते हैं क्या? चेहरा भी पढ़ते हैं क्या किशोर तिवारी जी? आप चेहरे पर चिंता दिखती कैसे है? ये पढ़ पाते हैं आप आजकल? मेरी बात सुनो। विपक्ष पे उन्होंने कटुराघात किया, विपक्ष एकता की चिंता बताई, सोशल जस्टिस की बात अब याद आई। मुझे एक बताइए, सोशल जस्टिस और अमीरों और गरीबों में की गैप पिछले 10 साल में बढ़ी है 9 साल के अंदर। और हमने कितने अस्पताल नए बनाए, पीएचसी, कितने अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए, स्कूलों की क्या पोजीशन है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या क्या हुआ है क्या मालूम है? देखिए, कल ही का स्टेटमेंट है ये किशोर तिवारी जी। नारायण राणे जो कि मंत्री हैं, उन्होंने ये बताया कि किस तरह कोविड के समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है उनके ऊपर, खुद के ऊपर दवाओं की खरीद में भ्रष्टाचार के कितने बड़े आरोप लगे, उसकी जांच हुई। कोविड के समय में जब देश जूझ रहा था, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वहां पर मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगते हैं, सरकार पर आरोप लगते हैं, तो उन आरोपों से भी तो जूझना पड़ता है फिर शिवसेना उद्धव गुट को। नहीं, देखो, नारायण राणे को पर्सनल ग्रजेस है ठाकरे फैमिली से, लेकिन मैं अभी बताता हूं कि उनकी सत्ता महाराष्ट्र में है, केंद्र में भी उनकी सत्ता है। अगर ऐसा कोई भी भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं यहाँ चैलेंज करता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो जाए। आप क्यों, अरे भाई, आपके पास तो ठाकरे लोगों को क्लच करने का इतना अच्छा है, ये बकवास करते हैं। ये राणे साहब विचलित हो गए, उनका बच्चा और नारायण राणे ये बेबुनियादी बातें करते हैं, इसको गंभीरता से कभी नहीं लेना। सरकार भी उनको मिनिस्ट्री से निकाल रही है क्योंकि वो डिसल्यूट कर दिया। क्या? अरे तिवारी जी, चेहरा पढ़ रहे हैं,
प्रधानमंत्री किसको मिनिस्टर बनाएंगे वो उनको पता है। किशोर तिवारी जी, एस्ट्रोलॉजी है ये, फेस रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, फेस रीडिंग है, ये खबर दे दी उन्होंने कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। हाँ, ये बड़ी खबर है, आनंद जी चला दीजिए आप जागरण में। बिल्कुल शलम मणि जी, हमें तो लगता था कि सरकार से खबरें लीक नहीं हो रही हैं, पत्रकारों को कुछ खबर उन तक नहीं आ रही, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज के पास में खबरें पहुंच पा रही हैं आपकी। एक ऐड कर लेता हूँ, हमारे नहीं जी बोलिए। चुनाव के पहले देखो, मैं अभी भी आरएसएस का ही हूँ और मेरे सारे नजदीक से देखा है कि आज से आज आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पेंडुलम इस स्विंग। स्थापना दिवस पर किशोर तिवारी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ी देर में ऐसी घोषणा तो नहीं करने वाले आप? ये देखो, मैं अभी बताता हूँ, मेरे मोदी जी और अमित शाह जी के कार्य पद्धति से नाराज होकर ही मैं निकला। नितिन नहीं, पैकेज में तो सब जाना ही पड़ता है। पेंडुलम अगर फिर दाहिनी तरफ चला गया तो हाँ, पेंडुलम अगर फिर दाहिनी तरफ गया नहीं, कोई राष्ट्रीय पक्ष अपनी पॉलिसी डिसीजन लेता है, कम होते हैं और यहाँ से 40 कम होते हैं और बिहार 20 देता है, तो मोदी जी कहाँ 100 के अंदर ना रह जाए। चलिए ठीक है, ठीक खराब है मोदी जी। ओके ओके, शलम मणि जी जवाब दीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए, जी के पास, हाँ। किशोर तिवारी जी की जो संस्कार रहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहे, लेकिन वो कहा जाता ना कि संगत का बड़ा असर पड़ता है। अभी संगत में किसके हैं? संगत में ये उद्धव जी के हैं, संगत में जो इनके तमाम सारे लोग नेता हैं जो मोदी जी को तमाम सारे लोगों को गाड़ियां देते हैं, तो संगत का तो असर पड़ेगा। इनको सबके बारे में पता है, नारायण राणे जी के बारे में पता है, मोदी जी के बारे में पता है, पर इनको उस गृह मंत्री के बारे में नहीं पता है। जब शिवसेना की सरकार बनी तो इनका गृह मंत्री फरार हुआ, और जब फरार हुआ उसके बाद जब गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई तो पता चला कि उद्धव ठाकरे की सरकार में, आप कहते हैं कि योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2014 के दौरान, और मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बन चुके थे। वहां से आवाज भेज, आप उनको मौका देना तो दूर, आप उनसे नफरत कर रहे होते इस वक्त में। वीर सावरकर के बारे में कोई इस तरह बोल के निकल जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी ने तो बर्दाश्त नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का मुकाबला इसलिए करती है कि वो वंशवाद की पृष्ठभूमि से आते हैं, कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी दल है, और वीर सावरकर जैसे महापुरुष का राहुल गांधी बार बार अपमान करते हैं। लेकिन शिवसेना तो हिम्मत नहीं जुटा पाई, और हम करते रहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, ये सही बात कही है कि इस देश का दलित, इस देश का ओबीसी, इस देश का आदिवासी समाज भाजपा की ढाल बनकर खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है। ये हमारे तहसीन भाई बोल रहे हैं ना, अरे वो कहता है प्रधानमंत्री जी का कार्ड है और 5 लाख का इलाज करा के आता है, और तहसीन भाई और सुन लीजिए कि एज ए विधायक, एज ए एमपी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने अधिकार दिया है कि 5 लाख से ज्यादा की आवश्यकता पड़े, 20 लाख रुपए देवरिया के एक बच्चे को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। 20 लाख रुपए, आप पता करिएगा मानस नाम उस बच्चे का। अमेरिका को देख लीजिए, जिसमें आप लोग कई बार गए, हम तो नहीं गए अमेरिका। वो जो बीदर के शाह रशीद जी, अहमद कादरी जी, उनका वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है ना, जब उनको पद्मश्री मिला है और उसके बाद उन्होंने जो बात कही, उन्होंने एक तरीके से उन लोगों पर कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री को बताते हुए जो इमेज बनाई जा रही है सरकार के खिलाफ। और इसी का जिक्र आज पीएम ने किया कि यह सरकार किसी जाति की सरकार नहीं है, किसी धर्म की सरकार नहीं है, लेकिन विपक्ष है जो कि ये जताने में और बताने में लगा है कि जाति और धर्म के खिलाफ काम हो रहा है। वो वीडियो देखा होगा आपने, तो क्या संदेश मिल रहा है उससे कि भ्रम फैलाना बंद किया जाए? ये संदेश नहीं मिल रहा है। पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनको पद्मा अवार्ड मिला, और पद्मा अवार्ड मुझे नहीं लगता किसी जाति या धर्म के आधार पर कभी भी दिया गया है। उनको मिला, बधाई, उनकी अपेक्षा थी पहले, अब मिला, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, जो ये कहते हैं उनका नारा है, तो सेंसस डेटा को बाहर कर दे। कास्ट सेंसस डेटा क्यों नहीं करते बाहर? फ्लोर ऑफ द हाउस 2013 के अंदर, 2014 के अंदर राजनाथ सिंह जी ने कहा था अगर उनकी सरकार आएगी करेंगे। ये तो वादा था कि 2018 के पहले हो जाएगा। तो कास्ट डेटा बाहर क्यों नहीं करते, कास्ट सेंसस डेटा? फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से आते, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अगर वहां पर सबको उनकी हिस्सेदारी मिली है संख्या अनुसार, तो इस बात की बधाई हो, बताइए। मैं यही कह रहा हूं कि जो सोशल जस्टिस नहीं दे पाए वो आज बात ना करे कि वो सोशल जस्टिस देंगे। भाजपा कभी भी इस मुल्क में सोशल जस्टिस नहीं दे पाएगी। सोशल जस्टिस छोड़ दीजिए, आज देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में क्या हो रहा है, आज देखिए आसाम और मेघालय के बीच में क्या हुआ, आसाम और मणिपुर के बीच में क्या होगा। रीमा जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपने कब सुना फायरिंग हो रहा है? ये फायरिंग तो पहले की बात थी, 80 की बात थी। आज वर्तमान में फायरिंग हो रहा है।
रामनवमी में क्या हुआ? कौन सी फायरिंग? जो पिछले साल हुआ आसाम और मेघालय के बीच में, आसाम और मणिपुर के बीच में, दो पुलिस ऐसे लड़ रहे जैसे दो सेनाएं, दो अलग अलग मुल्क के सेनाएं लड़ रहे। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में क्या हो रहा है? आज कर्नाटका के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र यहां पर न्याय, कर्नाटका का, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कर्नाटका यहां पर न्याय। ये दो देश के बीच में लड़ाई चल रही है। ये सोशल जस्टिस है? आप सोचिए रामनवमी में कब राइट्स हुए थे? इसके पहले यूपीए का शासन था, कब राइट्स हुए थे? ये राइट्स दोबारा से शुरू हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, मतलब आपका कहना है बंगाल में जो हो रहा है रामनवमी पर, उसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है। जहां पर दंगे हुए और उसके बाद अगर बिहार से ये पता लगता है और वीडियो वायरल होता है जिसमें कहा जा रहा है अपनी रक्षा के लिए बम बनाए जा रहे थे घर में, गलत है, लड़के को कहा जा रहा है और वो सब बीजेपी करवा रही है, आप ये कह रहे हैं? गलत है। उस आदमी को और उस मिनिस्टर को सस्पेंड करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जहां भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा। हाँ, तो मैं चाहता हूं, मैं दंगों पे आ रहा हूं, मैं दंगों पे आ रहा हूं कि सरकार की वजह से ये सब हो रहा है। सरकार नहीं, भाजपा, सरकार और भाजपा में अंतर है। जहां जहां तहसीन जी नहीं, जहां जहां दंगे होते वहां वहां दूसरे साइड पर भाजपा के समर्थक होते। क्यों ऐसा? क्यों केरल में लेफ्ट के साथ दंगे होते हैं, दूसरे साइड भाजपा के समर्थक होते हैं। तेलंगाना में यूनिवर्सिटी में दंगे होते हैं, दूसरी साइड भाजपा के समर्थक होते हैं। वेस्ट बंगाल में दंगे होते हैं, दूसरी साइड भाजपा के समर्थक होते हैं। इस विषय में अगर सबका साथ सबका विकास चाहते हो तो फिर देश में नफरत बंद करना चाहिए। एक लाइन और कहते हैं, परसों 3-4 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हेट स्पीच के बारे में? क्या कहा सरकार को? इंपोर्टेंट हो गई ये सरकार। हेट स्पीच, इनके लोग, इनके समर्थक चाहे किसी भी व्यवस्था से जुड़े हुए हो, हेट स्पीच देते। क्यों हेट स्पीच दे रहे? और दूसरी ओर पे ओवैसी जैसे लोग हेट स्पीच दे रहे, दूसरी ओर पे ओवैसी साहब जैसे लोग हेट स्पीच दे रहे, जिससे भाजपा का फायदा होता है। समझ गई। वैसे तो अनंत विजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने बीजेपी पर इतना ऐसा आरोप लगाया है तो शलम मणि जी के पास मैं आना चाहूंगी। लेकिन मेरे ख्याल से तहसीन जी, पश्चिम बंगाल में किसके बीच में क्या होता रहा है चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, वो किसी से छिपा नहीं है। लेफ्ट, टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी तो बाद में आई ना, तो इसलिए कम से कम रिसर्च थोड़ा सा देख करके और तब फिर कमेंट करें। शलम मणि जी। देखिए तहसीन भाई ने ये बात की कि जाति और धर्म की, तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा धर्म और जाति के नाम पे इस देश में बांटने वाला कौन हो सकता है? इस देश की आत्मा पर तलवार धर्म के आधार पर किसने चलाई? इस देश के 2 टुकड़े किसने किए? जो सबसे बड़ा दंगा, सबसे बड़ा नरसंहार हुआ इस देश की आजादी के बाद हुआ, जब मुल्क बटा, कौन जिम्मेदार था उसके लिए? अभी बोलूंगा तो बोलेंगे नेहरू जी के बारे में मत बोलिए, कांग्रेस के नेताओं के बारे में मत बोलिए। दूसरा, जब महात्मा गांधी जी की नृशंस हत्या हुई, एक घिनौनी घटना हुई, उसके बाद जो हत्यारा था उसके खिलाफ तो कार्रवाई हुई, लेकिन वहां पे ब्राह्मण समाज के लोगों को घेर घेर के कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने किस तरह मारा, किस तरह ब्राह्मणों के घर जलाए गए, किस तरह ब्राह्मणों घरों पर अत्याचार हुआ। तीसरी घटना, सिखों के साथ नरसंहार में कौन था? जगदीश टाइटलर और तमाम सारे लोगों का नाम मुझे बताना पड़ेगा क्या? ये कांग्रेस की मानसिकता है। जाति और धर्म के नाम पे इस देश को बांटो, इस देश को लड़ाओ, इस देश को कमजोर करो। और मैं कहना नहीं चाहता हूं इसके बाद पीछे कई बार तो लगता है विदेशी ताकतें हैं जो कांग्रेस जिनके इशारे पर नाचती है, वरना कोई एक सोनिया गांधी जैसा बड़ा नेता ये कैसे कह सकता है कि बाटला एनकाउंटर में जब एक तरफ आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए एक बहादुर जाबाज इंस्पेक्टर मोहन शर्मा शहीद हुए और मोहन शर्मा का बेटा डेंगू से जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, वो अस्पताल में अपने बेटे को छोड़ के गए, बाटला एनकाउंटर में शामिल हुए, शहीद हो गए, और सोनिया गांधी जी किसके लिए रोई? मोहन शर्मा के लिए नहीं रोई, वो रोई तो आतंकवादियों के मारे जाने पर रोई। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? और तब तहसीन भाई ये देश सवाल करता है कि सोनिया जी की प्रतिबद्धता इस देश के लिए, इस देश के बाहर के लोगों के लिए। ये सवाल तब उठते हैं जब आप चाइना के साथ खड़े होते हैं और जब ये बोलते हैं आपके नेता कि हमारे लोग पिट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी हमारे सैनिकों का अपमान करते हैं। आप प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की बात करते हैं, चलिए चलेगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप प्रधानमंत्री जी को नीच कहते हैं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, चलिए हम बर्दाश्त कर लेंगे, जनता आपको जवाब देगी। लेकिन जब हमारे सैनिकों का अपमान करते हैं और दुनिया में हमारे सैनिकों का माखौल उड़ाते हैं, तब ये देश की जनता आपसे पूछती है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है या चाइना के नागरिक हैं। आपको देश ने जवाब दिया है। आपने तुष्टिकरण इस हद तक किया है कि आपने भाषणों में कहा कि हमने इस देश का आईबी का पहला मुसलमान चीफ बनाया है। क्या ये पद इसके लिए होते हैं? राजनीति करने के लिए होते हैं? आपने कहा कि इस देश का गृह मंत्री हमने दलित बनाया है। आप क्या ये पद राजनीति के लिए होते हैं? तो कांग्रेस की प्रायोरिटी पर रही है हमेशा से ये बांटो और राज करो। हमेशा से इनकी प्राथमिकता में रहा है कि हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, और इसीलिए देश ने जवाब दिया है। आपको शुभकामनाएं हैं। वो दीवार फिल्म में एक सीन आता है जिसमें एक तरफ अमिताभ बच्चन है, एक तरफ शशि कपूर है। मुझे लगता है शहजाद पूनावाला
आज की तारीख में शशि कपूर की भूमिका में है और तहसीन पूनावाला अमिताभ बच्चन की भूमिका में है। कि आप समझ सकते हैं कि आज शहजाद को समझ में आया, वो राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े हैं। तहसीन भाई, आपको भी समझ में आएगा। अभी जिन्होंने पद्म पुरस्कारों का जिक्र किया रीमा जी ने, देखिए खुलकर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की हुकूमत में भेदभाव हुआ पद्म पुरस्कार देने में। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत से लोग हमारी बिरादरी से भी पाक के आए हैं, उनकी फोटो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आज हवाई चप्पल पहन के लोग जाते हैं, पद्म पुरस्कार लेकर आते हैं, तो इस देश को गर्व होता है कि कोई सिफारिश नहीं। वक्त की बाधा है, लेकिन जल्दी से मैं अनंत विजय जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज हनुमान जयंती है और एक साल पहले आज के दिन महाराष्ट्र में क्या हुआ था उसका जिक्र तो किसी से छुपा नहीं है। नवनीत राणा ने आज पूरा एक वीडियो अपना जारी कर दिया है, एक साल पहले की स्थिति और एक साल बाद की स्थिति को लेकर। तो ये जो आरोप लग रहे हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ये एक्चुअली थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि पार्टी बदलने की जरूरत है क्या? अनंत विजय। रीमा जी, कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया था पिछले साल के आसपास, तो मुझे मुंबई में एयरपोर्ट पे उद्धव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, ईद की शुभकामनाएं शिव देना। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं मुंबई में बाल ठाकरे साहब के समय हमने रिपोर्टिंग भी की है, मैं रहा भी वहां, और बाल ठाकरे साहब की राजनीति को और उनके विचारों को जानने के बाद जब ईद की शुभकामना और वो शेर का चिन्ह मुझे दिखा तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा था। तो बजरंगबली का भी उसी पोस्टर का एक्सटेंशन मैं उसको मानता हूं। और अभी एक बात तहसीन भाई कह रहे थे कि जहां दंगे होते हैं वहां दूसरी तरफ विपक्ष में, तहसीन भाई 10 रुपया खर्च करिए, सूचना का अधिकार आप ही की पार्टी ने दिया था। गृह मंत्रालय से 2014 के पहले के दंगों की शुरुआत किस समुदाय ने की, ये स्पष्ट प्रश्न पूछिए, आपको जो उत्तर मिलेगा वो जरा कहीं हम लोगों के साथ एक बार साझा कर दीजिएगा, तो पता चलेगा कि दंगों की असलियत और हकीकत क्या है। बिल्कुल सही कह रहे अनंत भाई, बिल्कुल सही कह रहे। फर्क ये है कि जहां ओवैसी जैसे लोग कांग्रेस के शासन में दंगे फैलाने की कोशिश करते थे, गठबंधन में होने के बावजूद मनमोहन सिंह जी की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री ने उनको जेल में डाला। आज ओवैसी लगातार दंगे फैलाते क्योंकि ओवैसी भाजपा की बी टीम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दंगे एक समुदाय फैलाते, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि जहां जहां दंगे होते वहां भाजपा के लोग दूसरी साइड पे होते। इसमें अंतर है। ये मुल्क सेक्युलर है क्योंकि हिंदू इस मुल्क में सेक्युलर है, लेकिन भाजपा हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं है। भाजपा और उनके साथ जो सरकारी लोग हैं वो मिलके इस मुल्क में नफरत फैलाते ताकि भाजपा को हेट स्पीच से फायदा हो। हेट स्पीच से कौन से पॉलिटिकल दल का फायदा होता है? भाजपा का। सुप्रीम कोर्ट ने किसको कहा हेट स्पीच पे कानून आना चाहिए? भाजपा को कहा। क्यों नहीं बनाते कानून हेट स्पीच के ऊपर? क्यों नहीं बनाते मॉब वायलेंस पे कानून? मेरा केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेरे नाम पे जजमेंट है। अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं हम कानून नहीं बनाएंगे। क्यों? अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा नॉलेज है कानून पर? मैं बहुत आदर से पूछ रहा हूं, क्यों नहीं बनाते कानून? क्यों बंद नहीं करते? ओके, ठीक है। शैलमणि जी जल्दी से जवाब चाहिए। तहसीन भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पर विश्वास करिए, बहुत सारे कानून हैं, पर्याप्त कानून हैं, और उन कानूनों को लेकर एक करिएगा कि आपका नेता बोलता है कि जब तक मोदी को मारोगे नहीं तब तक इस देश में कांग्रेस खड़ी नहीं होगी। ये क्या हेट स्पीच नहीं है क्या? आप तो उसको पुरस्कार पे पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आपका अध्यक्ष है, वो कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इसके लिए क्या कानून नहीं है क्या? लेकिन कानून से क्या करेंगे तहसीन भाई? इतना जहर आपके लोगों के मन में भरा हुआ है। और कुछ मत करिए। यूरेनियम डील के दौरान ओवैसी का भाषण सुन लीजिए, ज्यादा पूछी जाने की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पानी पी पी के कांग्रेस के उन्होंने तारीफें की हैं। आपने पाला है ऐसे नफरती लोगों को। और छोटे ओवैसी ने जब कहा कि 15 मिनट के लिए सेना हटा दो, पुलिस हटा दो और फिर हमारी ताकत देख लो, तो क्यों नहीं कार्रवाई की थी? हुकूमत तो आपकी थी ना, क्यों? क्योंकि आप पोस है। अगर आपने कार्रवाई की होती ना तो आज इस तरह जुबान फड़क नहीं होती। लेकिन आप देखिएगा, ओवैसी को आपने पाला, आपने उनको पोसा, आपकी भी टीम है, लेकिन आप ये नफरत का खेल चला नहीं पाएंगे क्योंकि इस देश का जो नागरिक वो जग गया, वो समझ गया कि इस देश में किसने जनता के साथ अत्याचार किया है और कौन देश के साथ खड़ा है, कौन राष्ट्र के साथ खड़ा है, कौन इस माटी के साथ खड़ा है और कौन इस माटी का सौदा कर रहा है। किशोर तिवारी जी जरूर मुस्कुराएंगे इस बात पर, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने जो किया था उसी को भोग रहे हैं। किशोर जी ओवैसी का जो जिक्र हो रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो जो हुआ, हाँ क्या आनंद जी? ओवैसी ही नहीं, तहसीन भाई, तस्लीमा नसरीन का केस भी याद कर लीजिए। विदेश से आई हुई एक विदुषी महिला को किस तरह से बंगाल से निकाल के भगाया गया और किस तरह से राजस्थान, दिल्ली भटकते भटकते कहां कहां भटकी हैं। ये सब चीजें बताने के लिए काफी हैं कि कौन
कौन किस प्रकार की राजनीति करती है, ठीक कौन है, सी बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूँ। ठीक है। प्रधानमंत्री आनंद उस भाई। प्रधानमंत्री को भी उस प्रधानमंत्री को भी याद कर लीजिए जो ये कहता था कि इस देश में प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मन चाहिए कि अतीत को छोड़ के आप तो आगे बढ़ने वाले मैंने इसीलिए तहसीन जी यही कहा कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे बंद पन्ने हैं जिनको खोलने के पे एक घंटा चाहिए हमें फिर। लेकिन रोहिंग्या को अनुमति देने की बात कौन करता था कि रोहिंग्या को अनुमति मिलनी चाहिए? रोहिंग्याज को देश में थैंक यू, आपने टॉपिक निकाला। कौन कहता था? त्रिपाठी जी थैंक यू, आपने ये टॉपिक निकाला। माननीय आप यार टीवी स्टूडियो में तो भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं होना चाहिए रोहिंग्या इस मुल्क के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार का एफिडेविट है कि रोहिंग्या इस मुल्क में ऑफिशियली आए यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी स्टेटस के तहत और हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। आनंद जी आप बैठे, जागरण ने इसको कवर किया होगा, दूरदर्शन ने कवर किया होगा। आप एक चीज सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, एक चीज टीवी चैनल पे कहते हैं, यही तो अंतर है जो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि टीवी चैनल लोकसभा नहीं है, हमें कार्रवाई करनी होती है। कौन सी कार्रवाई की? कौन सी कार्रवाई की? आपने सबको आधार कार्ड देकर आप रखे हुए हैं, सबको आधार कार्ड देकर रखे हुए हैं। राजस्थान और दिल्ली के अंदर आधार कार्ड दिया है सरकार ने, उनको ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी स्टेटस दिया हुआ है। ओके ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने अंत में मेरे पास समय नहीं है और हिंदुओं को सिटीजनशिप नहीं देते। ओके ओके ओके, और फिर हिंदुओं को आज राजस्थान में 20 साल से अधिक, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान के हिंदू 20 साल से राजस्थान में उनको नागरिकता नहीं देते, रोहिंग्या को इन्होंने दिया है आधार कार्ड। ये दीवार पिक्चर का अमिताभ बच्चन हो गया तहसीन भाई, और कुछ नहीं। तहसीन जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, ये एक संदेश तो पीएम ने दे दिया है कि इसके पीछे चाहे 13 दल हो, 18 दल हो, 21 दल हो, लामबंद हो जाए, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। और तो किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं अंत में चलते चलते, आप आपकी पार्टी कौन सी कैटेगरी में आएगी? वंशवाद वाली में, भ्रष्टाचार वाले में, भाई भतीजावाद वाली में, कौन सी कैटेगरी में आपकी पार्टी आएगी? फिलहाल तो तुष्टिकरण वाले में। शिवसेना तो नहीं, ये देखो शिवसेना तो शिवसेना है। हाँ, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की स्टाइल थी। हाँ, हमको तो इलेक्शन कमीशन ने बोला तो हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाई। हमारे यहाँ पर हम ज्यादा उस पर ख्याल नहीं देते, लेकिन अनंत विजय जी ने एक बात बोली थी कि ईद की मुबारकबाद दी थी, पर पिछले साल जो लोग सीएम के घर पे आकर वहां पर अपना हनुमान चालीसा मनाने वाले थे, वो लोग अभी अपने घर में मना रहे। तो ये कैसा था, राजनीति थी ना उसमें। अरे हनुमान चालीसा या हनुमान जी के हम नहीं किशोर जी, उसका खामियाजा ही आपको भुगतना पड़ा है क्या उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा? क्योंकि आप फिर से लौट के हिंदुत्व पर आ गए हैं अब, और उस टाइम पर आपकी छवि कुछ और बन गई थी, तो 1 साल लग गया यहाँ तक पहुंचने में। नहीं, देखो हम कहाँ आए हैं ये चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन ये देखो हनुमान जी के वजह से, अरे फिर से मैं बोला हनुमान जी के वजह से हमारी सरकार नहीं गई, हमारी सरकार तो गई 5000 करोड़ से ईडी सीबीआई से। अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता तो मैं क्या करूं? हमारे प्रवक्ता को भी जेल में 100 दिन रखा गया है। अरे बहुत तकलीफ है। आप ये कह रहे हैं वीर सावरकर का अपमान भी सहेंगे? नहीं, सावरकर क्या है ये हम राहुल जी के क्लासेस लेके उनको समझा दे रहे हैं, तो उसकी चिंता आप मत करो। उसकी चिंता तो आप मत करो। हम मोदी जी के लिए सब यूनाइटेड है, और मोदी जी ने चिंता ले ली है। सही जारी रहेगी, लेकिन जाते जाते यहां पर किशोर तिवारी ने यह जरूर कह दिया कि राहुल गांधी की जो क्लास है, अब वो किस तरीके की क्लास है, समझाने वाली क्लास है या क्लास लगाने वाली क्लास है, ये आने वाले दिनों में जरूर देखना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी अब इस मुद्दे पर चुप रहेंगे या फिर बोलेंगे, इसी से लगता है कि आगे दोनों के रिलेशनशिप के बारे में तय होगा। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।